नमस्कार। वेलकम टू चैनल बजट क्लासेस। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के जो एडवांस अकाउंट है, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू हमारे पास है यहाँ पे। जो एमसीक्यूज है वो उसमें इधर फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हेन द असेट्स आर रियलाइज ग्रेजुअली अवेलेबल कैश शुड बी यूटिलाइज फर्स्ट टू पे। यानी जब भी हम असेट्स बेचेंगे तो जब जैसे जैसे बेचते जाएंगे जो भी कैश आएगा तो सबसे पहले हम इसको पे करेंगे। तो गवर्नमेंट टैक्सेस को पे किया जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी फर्स्ट आंसर आएगा आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो जैसे जैसे आप असेट्स बेचते जाओगे, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पैसा अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये आपका आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एज पर द गार्नर वर्सेस मोरे रूल the deficiency in the insolvency partner shall be taken over in the ratio by the solvent partners in their blank ratios। यानी गार्नर वर्सेस मोरे रूल के अंदर अगर कोई बंदा, कोई भी पार्टनर है, उसका बैलेंस अगर माइनस में चला जाता है यानी कि डेफिशिएंसी आती है, तो वो अमाउंट जो डेफिशिएंसी अमाउंट है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर के बीच में कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फाइनल क्लेम रेशियो या फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जब भी इंसॉल्वेंट होकर कोई पार्टनर हो जाता है तो ऐसे केसेस में हम मैक्सिमम लॉस वाली मेथड अप्लाई करते हैं, गार्नर वर्सेस मोरे रूल जिसे कहते हैं। उसमें बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनकी कैपिटल जो होती है उनके रेशियो में उसको अमाउंट डिवाइड किया जाएगा। सो आंसर इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आंसर आएगा डी, दैट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द व्यू ऑफ मैक्सिमम लॉस मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड के तहत कौन सी चीज है जो सही है। तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास है कि मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू टोटल ड्यू टू द पार्टनर्स माइनस द असेट्स रियलाइज इन कैश। यानी जो टोटल ड्यू है उनका जितना पैसा पे करना है उसमें से असेट्स रियलाइज जितना भी है वो असेट्स रियलाइज हमें माइनस कर देना है। बाकी का अमाउंट हम मैक्सिमम लॉस में करेंगे। गलत बात है, ऐसा नहीं होता। जितना जैसे जैसे पैसा आता जाएगा टोटल ड्यू में से असेट्स रियलाइज की जो अमाउंट है वो इन कैश, वो कैश में पे नहीं की जाएगी, मैक्सिमम लॉस उसके हिसाब से कैलकुलेट किया नहीं जाएगा। सेकेंड थिंग मेंशन किया है, मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू द असेट्स रियलाइज इन कैश माइनस टोटल ड्यू। यानी जितना असेट्स रियलाइज होता है वो असेट्स रियलाइज के अंदर से हम क्या करेंगे, टोटल ड्यू अमाउंट माइनस करेंगे। असेट्स रियलाइज तो ऑलवेजली कम होगा हमारे पास, और उसके कंपैरिजन में ड्यू अमाउंट तो शायद हमारे पास ज्यादा होगा। तो इसमें ये कैश पे करना भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड है, मैक्सिमम लॉस मेथड कैन बी यूज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। तो इनकरेक्ट के बारे में बात करें तो ये बात करें कि ऐसे केसेस के अंदर इंसॉल्वेंसी पार्टनर के हिसाब से ही होगा। ओके, ये टोटल ड्यू पार्ट ऑफ द माइनस ऑफ टोटल असेट्स वो भी सही है, या असेट्स रियलाइज इन कैश माइनस टोटल ड्यू वो मैक्सिमम लॉस में जाएगा। आखिर में बता रखा है कि मैक्सिमम लॉस मेथड कैन बी यूज इन केस ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। ये गलत है। अगर हमें यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है तो इंसॉल्वेंसी के केसेस के अंदर ही हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लॉस अप्लाई करेंगे। सॉल्वेंसी के केसेस के अंदर हम मैक्सिमम लॉस अप्लाई नहीं करेंगे। सो आंसर इज डी, कि जहां पे मैक्सिमम लॉस के लिए इनकरेक्ट कौन सा था, इनकरेक्ट वाला आंसर आपके पास नंबर 3 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गार्नर वर्सेस मुरली। करेक्ट कौन सा है, The deficiency of insolvent partner shall be taken over by the solvent partner in the profit sharing ratio। हाँ ये सही है, लेकिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होता है। अभी हमने देखा वो फाइनल कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर होता है। यानी पहले ये चीज गलत है। देयर मस्ट बी द टू पार्टनर्स ओनली इन द पार्टनरशिप फॉर्म। मस्ट बी एटलीस्ट होना चाहिए, मस्ट बी टू नहीं होना चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही होने चाहिए। थर्ड, अप्लाइड इन सरप्लस कैपिटल मेथड। सरप्लस कैपिटल मेथड होता है उसमें गार्नर वर्सेस मोरे रूल नहीं होता। गार्नर वर्सेस मोरे रूल मैक्सिमम लॉस मेथड में होता है। थर्ड कंडीशन भी गलत है। could be applied in maximum loss method, so Garner versus Moore rule is could be applied in maximum loss method। ये जो आपका आंसर है वो सही आंसर है। सो आंसर इज डी, दैट इज Garner versus Moore rule could be applied in a maximum loss method। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
तो है इन विच कंडीशन इज करेक्ट इन द व्यू ऑफ द सरप्लस एक्ट। सरप्लस के अंदर कौन सी चीज इनकरेक्ट है, यानी यहाँ करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट, वो कौन सा चीज गलत है। पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तहत उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जो उसके अंदर हमें मेंशन किया गया था कि ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड लाइकली टू बी रिमेन सॉल्वेंट, हाँ ये सही है। और ऐसे केसेस के अंदर ये सही है। और आप कह सकते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सही नहीं आएगा। थर्ड, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सरप्लस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमें सरप्लस कैपिटल ढूंढना पड़ेगा, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज पर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। देखो या तो ये पहला वाला होना चाहिए आंसर, या फिर डी वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहा तो सरप्लस मिलेगा ही नहीं, तो उसके अंदर हमारा आंसर, इसके अंदर भी हमारा आंसर डी आएगा। दैट इज पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये जो है ये गलत है कि उसके हिसाब से होना चाहिए। सो आंसर इज डी, ये गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, which statement is incorrect regarding the gradual realization of assets and piecemeal distribution of cash on the event of dissolution of partnership form, the assets realized paid off। जो भी assets रिलीज होती है वो पे की जाती है, ये सही है। The process of assets realization is take place gradually, ये बारी बारी से किया जाता है, ये भी सही है। piecemeal distribution represent the process pay as and when you realize, जब भी पैसा आपको मिलता है, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करता है, ये भी सही है। अंडर द ग्रेजुअल रिलेशन ऑफ असेट्स एंड पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, सरप्लस कैपिटल मेथड इज ऑलवेज यूज। ये ऑलवेज यूज नहीं होता, इसके अंदर मैक्सिमम लॉस मेथड भी अप्लाई हो सकता है। सो यहाँ पे भी आंसर आपका आएगा डी, कि ऑलवेज सरप्लस कैपिटल नहीं हो सकता, ग्रेजुअल रिलेशन के अंदर मैक्सिमम लॉस मेथड भी अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ओनर्स फंड। कौन सी चीज इसमें ओनर्स फंड है। वर्कमैन प्रॉफिट फंड जो है, वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, इट्स अ लायबिलिटी, तो ये नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग सैलरी और वर्कर्स की वो भी जो है वो भी लायबिलिटी है आपके पास। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो भी एक लायबिलिटी बनती है, क्योंकि उनका फ्यूचर में हमें जब वो रिटायर होंगे तब उनसे पे करना पड़ेगा। और ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, वो कॉम्पनसेशन फंड आप चाहे तो आप ओनर्स फंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो अगर कोई क्लेम नहीं है तो। ओके, सो इसके अंदर भी आंसर आएगा डी, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अमित एंड सुमित इज 10,000 and 25,000 respectively. Their profit sharing ratio is 1:2. The amount of surplus capital of Sumit would be, देखो अगर ये इसका 10,000 है और उसका पोर्शन कितना है 1, ओके, तो इसका 2 के हिसाब से कितना होना चाहिए, 2 के हिसाब से यहाँ पे 20 होना चाहिए, राइट। अगर 10 के 1 शेयर है उसका प्रॉफिट के अंदर, दैट इज 1/3 शेयर के हिसाब से अगर 10,000 बनता है, तो इसका मतलब डबल शेयर के अंदर उसका 20,000 होना चाहिए। इसका मतलब सुमीत की बात करें तो सुमीत की 5,000 कैपिटल क्या है, ज्यादा है। सो यहाँ पे 5,000 रुपीज, यहाँ पे सुमित का जो है 5,000 रुपीज वो ज्यादा है। सो आंसर इज ए, कि यहाँ पे सुमित का 5,000 ज्यादा है, इट्स अ सरप्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मैथड आर द फिक्स, सॉरी, ब्लैंक मैथड इज इक्वल टू फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स प्लस यहाँ पे फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स है, कैलकुलेशन में गलत है। करंट असेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो क्या होता है, जब फिक्स असेट्स के अंदर आप करंट असेट्स ऐड कर देते हो तो आपको टोटल असेट्स मिल जाएगी, और टोटल असेट्स के अंदर से आप आउटसाइड की जो लायबिलिटी है वो अगर माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका नेट असेट्स मिल जाएगा। तो इसे हम नेट असेट्स का ये फॉर्मूला है। सो आंसर इज डी, इट्स योर नेट असेट्स। तो आंसर डी हो जाएगा, नेट असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। तो which method is appropriate in distribution of cash of partners capital? पार्टनर्स कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी मेथड सही रहेगी? When all the partners are not solvent at the time of dissolution of partnership form. जब भी बात करें, अगर ये फॉर्मूला, यानी हम कह सकते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी है
एज पर सरप्लस कैपिटल मैथड जो है, कि द ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड लाइकली टू बी सॉल्वेंट, ये पहली कंडीशन है। ओके, यानी सरप्लस कैपिटल मैथड तो नहीं आएगी। मैक्सिमम लॉसेस की जो पहली कंडीशन है, वो कंडीशन है कि इफ एनी पार्टनर मस्ट सॉरी इफ एनी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आर इंसॉल्वेंट, अगर एक भी बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो ऐसे केसेस के अंदर हम मैक्सिमम लॉस मैथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया कि पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट सॉल्वेंट, यानी अगर कोई भी एक बंदा सॉल्वेंट नहीं है तो ऐसे केसेस के अंदर हम हमेशा मैक्सिमम लॉस मैथड यूज करेंगे। सो आंसर इज डी, दैट इज मैक्सिमम लॉस मैथड। प्रोपोर्शनेट कैपिटल मैथड या फिर हम कह सकते हैं हाईली रिलेटिव कैपिटल मैथड, ऐसे कोई मैथड नहीं है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, अगर के पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, द सिक्योरिटी रिसीव्ड एज एन परचेज कंसिडरेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ब्लैंक रेशियो। यानी अगर कोई मेंशन नहीं किया है तो जो भी सिक्योरिटीज यानी आप परचेज कंसिडरेशन में हम डिस्चार्ज लिखते हैं। तो सेलर कन्वर्जन का जो चैप्टर है उसके अंदर हम जब परचेज कंसिडरेशन काउंट करते हैं तो उसके अंदर डिस्चार्ज में हमें या तो शेयर मिलते हैं या तो फिर डिबेंचर मिलता है, कुछ भी मिलता है। तो जो भी शेयर या डिबेंचर मिलेंगे वो किस में बांटेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो ऐसी सारी चीजें हम फाइनल क्लेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे। सो आंसर इज बी, फाइनल क्लेम रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गार्नर वर्सेस मोरे रूल कुड बी अप्लाइड इन द, हमें ये पता है कि गार्नर वर्सेस मोरे रूल सिर्फ मैक्सिमम लॉस मेथड के अंदर अप्लाई होता है। सो आंसर इज सी, मैक्सिमम लॉस मेथड। ओके, चलो, इफ द असेट्स आर लायबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द कंपनीज इज 15 लाख एंड 5 लाख, यानी टोटल असेट्स आपके पास कितनी है 15 लाख और लायबिलिटी कितनी टेक ओवर कर रहे हैं 5 लाख, यानी कुल मिला के असेट्स में से अगर हम लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 10 लाख रुपए बनते हैं, है ना। और परचेस कंसिडरेशन अगर 12 लाख कोई बंदा चाहिए रहा है, पे कर रहा है, तो यानी आपकी 15 लाख की असेट्स ले गया, 5 लाख के डेप्स ले गया, इसका मतलब होता है उसका परचेस कंसिडरेशन बनता है सिर्फ 10 लाख रुपए। अब 10 लाख के सामने वो आपको 12 लाख रुपए दे रहा है, इसका मतलब 2 लाख ज्यादा दे रहा है। जब भी आपको ज्यादा अमाउंट मिलती है वो आपकी गुडविल अमाउंट। तो अगर आपको परचेस कंसिडरेशन ज्यादा अमाउंट आता है असेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर के बदले में, तो उसे हम गुडविल कंसिडर करेंगे। सो गुडविल इज ₹2 लाख, क्योंकि ज्यादा हमें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। सो आंसर इज ए, गुडविल ऑफ ₹2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू कंपनी, यानी कोई पार्टनरशिप फॉर्म बेच रहा है कंपनी, assets or outside liability which are not taken over by the company should be, अगर कंपनी कोई assets नहीं ले जाती या कोई liability नहीं ले जाती तो क्या करेंगे उसका, तो added with the ascertaining with the purchase consideration, वो purchase consideration में add कर दिया जाएगा। dispose of or paid off by the old firm, यानी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सारी वो फॉर्म क्या करेगी, वो असेट्स को पे कर देगी या फिर लायबिलिटी को लायबिलिटी पे करेगी और असेट्स रियलाइज कर लेगी, या फिर डिडक्ट फ्रॉम द एसर्टेनिंग द परचेस कंसिडरेशन माइनस कर दिया जाएगा, या एड और डिडक्ट कर दिया जाएंगे परचेस कंसिडरेशन। पीसी का मतलब होता है परचेस कंसिडरेशन। तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, जो भी ओल्ड फॉर्म होगी उसका जो भी असेट्स है और लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर है वो फॉर्म डिस्पोज कर देगी, यानी कि फॉर्म उसको क्या कर देगी, बेच देगी, और जो लायबिलिटी है वो पे कर देगी, असेट्स है बेच देगी। सो डिस्पोज ऑफ और द पार्ट पेड बाय द ओल्ड फॉर्म उसको चुका दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ट्रू अबाउट द सरप्लस कैपिटल, इट इज यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इफ ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट और लाइकली टू बी रिमेन सॉल्वेंट, ये पहली कंडीशन है, सही है। As per the prerequisites of to ascertain the surplus capital of the partners of the distribution of cash, सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स यानी इसकी पूर्व शर्त है, क्या है, आपको सरप्लस कैपिटल काउंट करना पड़ेगा, किसकी कैपिटल ज्यादा है, वो बात भी सही है। इट इज यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इफ द पार्टनर्स कैपिटल एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जैसे जैसे पैसा आता जाएगा हम उसको पे करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, अगर हमें इसको पे करना है तो किस तरह से पे करेंगे, जब भी पे करना है फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास है वो तो सही है,
सेकेंड कंडीशन है उसको कैलकुलेशन भी हमारे पास सही है। तो किस तरह से कैलकुलेशन में हमें पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये कंडीशंस जो हमारे पास है वो कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर बनता है, आंसर इज सी, कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। सॉरी, आंसर इज डी बनेगा हमारे पास, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर तीनों दिखा जाए तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि दो पार्टनर के बीच में अगर पे करना होगा तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा। तो फिलहाल हम थर्ड को, एक्चुअली वो सही है लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन के लिए। तो थर्ड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का हमारा कंडीशन रहेगा। सो आंसर इज बी, दैट इज ए एंड बी अबो, इन दोनों तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को कंसिडर करेंगे। इसलिए क्योंकि थर्ड जो है वो सही तो है, लेकिन अगर सारे स्टेप में अगर देखा जाए तो सारे स्टेप के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई नहीं होगा। ओके, क्योंकि सरप्लस कैपिटल जिसको होगी उसको पेमेंट किया जाएगा। सो आंसर इज बी, ऑनली फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन इज अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 19 है, स्टेटमेंट लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी पेड एज द फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर द प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैश। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ऑफ कोर्स है कि भी सबसे पहले इसको पे कर दिया जाएगा। सेकंड जो है, पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ एज एज पर द प्रायोरिटी अंडर द पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो यहाँ पे पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट नंबर 2 में मेंशन किया है कि पार्टनर्स लोन जो है वो पेड कर देंगे एट लास्ट। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है और लास्ट है, तो लास्ट में पेमेंट तो नहीं होगा यहाँ पे। एज द लास्ट प्रायोरिटी अंडर पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी पिसमेल का स्पेलिंग गलत है। तो पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यहाँ पे पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, यदि पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करेगी, उसके बाद पार्टनर्स लोन पे करेंगे, उसके बाद हम पे करेंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो आंसर इज ए की फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो आंसर इज ए, यहाँ पे आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम्पल नंबर 20 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 कि CD is take over the business of B and company. It acquires all the assets for rupees 1,20,000 and all the liability for 30,000. पूरी सारी एसेट्स ले जा रहे हैं 1,20,000 में से, उसमें से अगर हम उसकी सारे लायबिलिटी 30,000 माइनस कर लेंगे तो 1,20,000 माइनस 30,000 90,000 हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इज ए 90,000। तो आंसर इज ए 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द परचेस कंसिडरेशन इज मोर देन द नेट असेट। देखो अभी बताया था हमने कि अगर आपकी टोटल असेट्स जो है वो ले जाते हैं और उससे ज्यादा अगर आपका परचेस कंसिडरेशन होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो है ज्यादा अमाउंट मिली है वो गुडविल की। अब गुडविल है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है परचेस गुडविल होगी या नॉन परचेस गुडविल। तो वो गुडविल उन्होंने आपसे, आपके पास से परचेज किया है, ऐसा कह सकते हैं जी। आपके पास से आपका बिजनेस परचेज किया, उसके साथ आपकी फॉर्म की प्रेस्टीज भी उससे खरीद ली है, तो इट्स एन परचेज्ड गुडविल। सो आंसर इज बी, इट्स अ परचेज गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर देखते हैं, व्हेन द असेट्स आर रियलाइज ग्रेजुअली। जैसे जैसे असेट्स ग्रेजुअली रियलाइज होती जाएगी, अवेलेबल कैश शुड बी यूटिलाइज फर्स्ट टू पे। पैसे कैसे किसको पे किए जाएंगे, तो ऑफकोर्स हमें पता ही है, आगे भी हमारा एक बार आ गया है, ये रिवाइज हो गया, उसको अलग फॉर्म में यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो आंसर इज सी फर्स्ट। सबसे पहले हम रिलेशन एक्सपेंसेस पे करेंगे। रिलेशन एक्सपेंसेस पे करने के बाद क्या करेंगे, गवर्नमेंट रेट्स यानी कि सिक्योर डेप्स पे करेंगे। सिक्योर्ड के बाद गवर्नमेंट रेट्स जो कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस वगैरह है उसे कहते हैं हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसको पे किया जाएगा। उसके बाद हम पार्टनर की लोन, और उसके बाद अगर हम पे पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23rd की तरफ। इन द सेलर पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन द नो इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया, एंड इन द डिबेंचर इज गिवन देन दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर कुछ नहीं बोला गया सेल ऑफ कन्वर्सन में,
तो हमेशा जब भी आपको ऐसा नहीं बोला गया है, तो शेयर हो या डिबेंचर हो, ऐसी कोई भी चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनल क्लेम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सो आंसर इज सी कि आपको फाइनल क्लेम रेशियो में पेमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थर्ड पार्टी लायबिलिटी? क्रेडिटर्स जो है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, क्योंकि वो आउटसाइडर्स को पे करना होता है। जो भी बिजनेस से आउटसाइडर्स है, जो बिजनेस से बिजनेस रिलेशन मेंटेन किए लेकिन वो बिजनेस में उसका शेयर नहीं है, तो वो सारे थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहलाते हैं। बिल्स पेबल भी है, वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, वो भी आउटसाइडर्स के होते हैं। पार्टनर्स वाइफ लोन, तो वाइफ भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं, हाँ पार्टनर है लेकिन उसकी वाइफ की लोन जो बोले, तो वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी होगी। पार्टनर्स कैपिटल वो फर्स्ट पार्टी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो पार्ट वो थर्ड पार्टी पार्टनर्स जो की कैपिटल होगी वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी में नहीं होगी, आखिर में ये पे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इफ द परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द असेट प्राइस, आपकी जो असेट्स है वो ले जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको जो पैसा दिया जाता है वो कम दिया जाता है, राइट, लेस, कम दिया जाता है। यानी आपकी 10 लाख की असेट्स ले गया, नेट एसेट्स, और उसको आपको पे करा है सिर्फ 9 लाख। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 1 लाख रुपए कम दे दिए, है ना। तो ऐसे अगर कम दे दिया तो समझ लो कि वो अमाउंट आपका कैपिटल में चला जाएगा। अगर ज्यादा दे दिया तो आपका वो चला जाएगा गुडविल पे। ओके, और वो भी परचेज गुडविल के अंदर। तो यहाँ पे आपका आंसर लेस है, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज अ कैपिटल सम। सो आंसर इज योर बी, कैपिटल सम। बी इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, sorry 26. The capital balance of Anand, Vijay and Chirag is 15,000, 7,500 and 15,000 respectively. If the profit sharing ratio is partners 4:3:3, then the amount of surplus capital shall be. देखो, अगर हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे कि 15,000 है तो 15,000 को डिवाइड बाय 4 कर लेंगे, तो 15,000 का आधा कितना हो जाएगा, छोटे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल पर यूनिट जैसे कहते हैं। 15,000 को हम डिवाइड बाय 4 कर लेते, तो कितना बन जाएगा, तो 3750 बन जाएगा, यानी 3,750, है ना। तो हमारा 3750 बन गया। ओके, अगर 7,500 को अगर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2,500 हो जाएगा। ओके, और 15,000 को हमने डिवाइड बाय 3 कर लिया तो 5,000 आ जाएगा। तो किसका सबसे कम आ गया, है ना, तो सबसे कम आता है आपका बीजर का, राइट। तो बीजर के 3 शेयर के हिसाब से कितने हो जाते हैं, 2,500 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, बेस कैपिटल यहाँ पे बन जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन दिखाते हैं आपको कि अगर तीनों का 51 का पहले का जो अगर है 15,000, तो 15,000 को हम डिवाइड बाय 4, उसका शेयर है 4, तो हम 4 कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3750। ओके, दूसरा का कैलकुलेशन करेंगे तो 7,500 है, तो 7,500 को हम डिवाइड बाय उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 के हिसाब से करेंगे तो 2,500 बनेगा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है उसका, अगर उसका कैलकुलेशन करें तो वो अमाउंट आपके पास 15,000 है, तो 15,000 डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, डिवाइड बाय 3 तो हमारा हो जाएगा 5,000। यानी सबसे कम आता है किसका, 2,500, यानी इसका बेस कैपिटल। तो 25, यानी इस 2,500 इंटू 3 तो हमारा हो गया 7,500, और 2,500 इंटू 4 करेंगे तो इसका बन जाता है, ये 4 की बात करें यानी अनंत की बात करें, तो 2,500 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 10,000। तो इसका कैपिटल तो बनता है 15,000, यानी 5,000 अनंत का ज्यादा है, तो यहाँ पे 5,000 अनंत का एक ही का है, ये पे पहला ही आंसर। अच्छा, चिराग का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो चिराग का कितना है, 3 शेयर के हिसाब से अगर इसका 2,500 होता है तो 2,500 एक शेयर होता है, तो इस पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चिराग का शेयर 3 है, तो 2,500 इंटू 3 यानी 7,500, तो इसका तो 15,000 है, तो 15,000 में से 7,500 माइनस कर लो, चिराग का 7,500 मिल जाएगा। तो आंसर इज योर ए। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ए, क्योंकि अनंत का 5,000 ज्यादा है और चिराग का 7,500 ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं।
सरप्लस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, सरप्लस कैपिटल को अगर हम दूसरे नाम से जाना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? तो सरप्लस किसकी होती है बच्चों? सरप्लस जो होता है वो कैपिटल का होता है ना? तो इसे हम दूसरा नाम लेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल मैथड, यानी जो भी प्रपोर्शन में उनका कैपिटल है वो प्रपोर्शनल कैपिटल मैथड यहाँ पे लिया जाएगा। सो आंसर इज सी। उसके बाद हम देखें 28, वॉट इज जनरल एंट्री इन द परचेज कंसिडरेशन ड्यू। अगर परचेज कंसिडरेशन का पैसा हमें नहीं मिला है ना, सामने वाली कंपनी से, तो हम क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन की एंट्री हम नॉर्मली कहाँ देते हैं? अगर आप याद कर लो तो परचेज कंसिडरेशन हम कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में? क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। और परचेजिंग कंपनी के अकाउंट में कहाँ साइड लिखते हैं? डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो जब हमारे पैसा उसको हमें उससे पास से लेना है तो हम एंट्री पहली वाली देंगे परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन पूरा है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा क्वेश्चन। तो आंसर इज ए, दैट इज परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ, जब भी परचेज कंसिडरेशन का पैसा हमें मिल जाएगा शेयर से या डिबेंचर से या कैश से, तब इसका पूरा एंट्री उल्टा कर देंगे और ये एंट्री दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जांपल नंबर 29 एमसीक्यू कि क्यू लिमिटेड took over the entire business of XYZ and partnership form of the purchase price was payable in the fully paid 4,000 equity share of 10 each at the issued of rupees 12, debenture of rupees 10,000 and 3,000 in cash। तो हमें क्या करना है? का टोटल कर देना। कितने शेयर्स हमारे पास मिले? 4,000 शेयर, और 4,000 शेयर्स जो हमारे पास थे उसका अब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 12 रुपए की 2 रुपए प्रीमियम। तो 4,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 48,000। 48,000 के अंदर हम और 10,000 ऐड कर देंगे क्योंकि 10,000 का डिबेंचर दे रखा है। ओके, और 3,000 कैश भी दे रखी है तो कैश भी ऐड कर लेंगे, है ना? तो चलो कितना टोटल हुआ? टोटल करो। 4,000 इंटू 12 यानी 48,000, 48,000 प्लस 10 यानी 58,000, और 58,000 के अंदर हम 3,000 और मिला लेंगे तो हमारा हो जाएगा 61,000। सो आंसर इज सी, 61,000। सी आपका आंसर रहेगा। ओके, सो आंसर इज सी, 61,000। अच्छा, आगे कैलकुलेशन को देखते हैं 30। इफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड आर लेस देन द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, आपके परचेज कंसिडरेशन से अगर आपकी नेट एसेट्स कम होगी तो ऐसे केसेस के अंदर हमारा जो भी अमाउंट है, नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन ज्यादा उल्टा करके पूछा है ना। तो नेट एसेट्स आपका क्या है? कम है, और आपको अमाउंट परचेज कंसिडरेशन क्या दे रहा है? ज्यादा दे रहा है। तो इसका मतलब तो आपको मतलब कि आपका गुडविल दे रहा है वो ज्यादा, राइट? तो गुडविल में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है परचेजेबल या नॉन परचेजेबल, या तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा है गुडविल, गुडविल मिल रहा है। नेट एसेट्स अगर आपका कम है परचेज कंसिडरेशन से तो गुडविल। अच्छा, on dissolution of partnership form, the unrecorded assets which are realized 15,000 was taken over by the one partner। देखो हमें पता है कि असेट्स हम पहले ट्रांसफर करते हैं, असेट्स ट्रांसफर करके हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट लेते हैं, राइट? अगर वो असेट्स बिक गई तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे रियलाइजेशन में कि बाय कैश। अगर कोई पार्टनर ले गया तो हम उसको लेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेटली हुआ क्या? क्रेडिट। ओके, पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सो आंसर इज ए कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सो आंसर इज योर ए, यहाँ पे ए आंसर आएगा। हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने 31 एमसीक्यू अभी सॉल्व किए, बाकी के एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से समझिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।